गुड मॉर्निंग। जय महाकाल कहाँ है? हो रहा है क्या आज? तो सेक्शन ए में सबसे पहला क्वेश्चन है, एज पर प्रोविजंस ऑफ 2017 डेंजर जोन इन एन इज एन एरिया फॉलिंग इन अ रेडियस ऑफ 100 मीटर, 150, 500 मीटर एंड 300 मीटर। सीएमआर 2017 के तहत खतरनाक क्षेत्र का घेरा होता है 100 मीटर, 150 मीटर, 500 मीटर, 300 मीटर। बताए कितने मीटर का घेरा होता है? देवियों और सज्जनों, चलो, तो कितने मीटर का घेरा होता है? सी, 500 मीटर का घेरा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिफोर स्टार्टिंग डिप्लरिंग परमिशन हैव टू बी टेकन फ्रॉम। डिप्लरिंग स्टार्ट करने के पहले किससे परमिशन लेनी पड़ेगी हमें? डीजीएमएस, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, चेयरमैन कोल इंडिया से, कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट से? ध्यान से सोच के आंसर देना। रीजनल इंस्पेक्टर तो होता है, ठीक है, रीजनल इंस्पेक्टर तो है, लेकिन अब रीजनल इंस्पेक्टर किस में आता है ये सोचो। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी में आता है कि डीजीएमएस में आता है? जिला अधिकारी बोले तो बिल्कुल सही जवाब। तो डीजीएमएस। फैटल एक्सीडेंट और सीरियस बॉडीली इंजरी का जो नोटिस है फॉर्म 4A में भेजा जाता है रीजनल इंस्पेक्टर को विद इन कितने घंटे के भीतर? देखो सभी का सेम ही है, कितने घंटे के भीतर? प्राण घातक अथवा गंभीर चोट की सूचना सूचना फॉर्म 4A में रीजनल इंस्पेक्टर को क्षेत्रीय निरीक्षक को कितने घंटों के भीतर भेजी जाती है? 24 आवर्स। वेरी गुड। इधर भी मार्क कर देते हैं। हाँ, सीआईएल का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल इंडस्ट्री लिमिटेड। ठीक है, सीआईएल का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल इंडस्ट्री लिमिटेड, है ना? अब पता नहीं इसमें कोल इंडस्ट्री लिमिटेड भी दिया, अच्छा चलो कोल इंडस्ट्री लिमिटेड हो जाएगा। कोल इंडिया लिमिटेड भी दिया है, सेंट्रल इंडिया लिमिटेड भी दिया है। आपके हिसाब से क्या है? मेरे हिसाब से कोल इंडस्ट्री लिमिटेड। सी, सी है सही में, कोल इंडिया लिमिटेड। अरे चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं। एनसीएल का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीएल? एनसीएल का पूरा नाम क्या है? नॉर्थ कोल लिमिटेड, ए, बी नॉर्थ कोलफील्ड्स लिमिटेड, सी नॉर्थ सेंट्रल लिमिटेड, एंड द डी इज नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। डी, चलो तो डी आंसर हो जाएगा आपका, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। अगला है, ड्रैग लाइन इज यूज्ड फॉर, ड्रैग यूज्ड इन, ड्रैग लाइन किस में यूज होता है? एयरक्राफ्ट में, रेलवे में, सर्वे के का एक इंस्ट्रूमेंट है, या फिर ओपन कास्ट माइंस में? ड्रैग लाइन का उपयोग है एक हवाई जहाज के मार्ग में, किसी रेल मार्ग में, एक सर्वेक्षण यंत्र में, या फिर खुली खदान में? दिस इज द राइट आंसर, ओपन कास्ट माइंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कि बोलता है इट इज एन इक्विपमेंट फॉर ओपन कास्ट माइंस। एक खुली खदान की मशीन है। इनमें से कौन सी खुली खदान की मशीन है? डोजर है, रोड हेडर है, बर्न साइड बोरिंग अपरेटस है, ये डबल ड्रम शेयरर है? ए डोजर, रोड ग्रेडर देखे हो? चलो। बर्न साइड बोरिंग मशीन अपरेटस, अच्छा पता बर्न साइड बोरिंग अपरेटस का इस्तेमाल कहाँ करते हैं अपन? बर्न साइड बोरिंग अपरेटस का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? मेरे भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वेरी गुड। वाट वाटर लॉक्ड एरिया में है ना? क्यों? क्यों क्या करते हैं कि हमें क्या रहता है ना कि हम 3 मीटर का एक्स्ट्रा एडवांस मार के चलते, एडवांस बोरहोल मार के चलते 3 मीटर का। अब मान लीजिए यहाँ कहीं पानी होगा, तो अगर ये बर्न साइड बोरिंग मशीन का इस्तेमाल करे तो ये यहाँ जाएगा और जैसे ही पानी को टच करेगा ये खट्ट से यहाँ से बंद कर देगा, लॉक कर देगा, और बोरिंग मशीन को हम वापस खींच लेंगे ड्रिल रॉड्स वगैरह को। तो इसमें होता क्या है कि भाई अपन का एक, अगर ये पानी का लीकेज नहीं होगा तो इससे आपका ये दीवार नहीं टूटेगी, नहीं तो ये धीरे धीरे पानी का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि ये पूरा दीवार फोड़ के बाहर आ जाएगी, है ना? तो इसलिए बर्न साइड बोरिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूज्ड इन ओपन कास्ट माइंस, इसका इस्तेमाल ओपन कास्ट माइंस में होता है। ड्रिल मशीन, रोड ग्रेडर, एंडलेस हॉलेज, बेल्ट कन्वेयर। रोड ग्रेडर, इसका तो इस्तेमाल होता है। नहीं मतलब इस्तेमाल नहीं होता, सॉरी, इस्तेमाल नहीं होता। इनमें से किसका इस्तेमाल ओपन कास्ट माइंस में नहीं होता? यहाँ पे रोड हेडर था, ध्यान दीजिएगा, यहाँ रोड हेडर था, यहाँ रोड ग्रेडर है, ठीक है? तो बेल्ट कन्वेयर भी आपका ओपन कास्ट में चलता है, रोड ग्रेडर भी आपका ओपन कास्ट में चलता है, और ड्रिल मशीन भी ओपन कास्ट में चलता है, लेकिन एंडलेस हॉलेज आपका सिर्फ अंडरग्राउंड में चलता है, ठीक है? कोल हैंडलिंग प्लांट डज नॉट हैव दिस। कोल हैंडलिंग प्लांट में यह इनमें से निम्न चीजें नहीं होती हैं: रबर बेल्ट, साइड रोलर, कटिंग एज एंड ड्रम। इनमें से कौन सी चीज कोल हैंडलिंग प्लांट में नहीं पाई जाती? गुड, कटिंग एज, ठीक है। वन डज नॉट रिक्वायर टू हैव फर्स्ट एड किट। किसके पास फर्स्ट एड किट, किसको फर्स्ट एड किट रखना जरूरी नहीं है, मतलब किन्हें प्रथम उपचार किट रखने की आवश्यकता नहीं है? अच्छा, किन्हें नहीं रखने की जरूरत है? ओवरमैन, माइनिंग सरदार, असिस्टेंट मैनेजर, ऑफिस सुपरिंटेंडेंट। डी 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 डी, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। जो ऑफिस में बैठता है उसको जरूरी नहीं है, ठीक है? और बाकी अच्छा बताओ, फर्स्ट एड किट किसके किसके पास होना चाहिए? किसके किसके पास होना चाहिए फर्स्ट एड किट? यहाँ तो दे दिए तीन के नाम: ओवरमैन, माइनिंग सरदार, असिस्टेंट मैनेजर। और किसके पास होना चाहिए इनके अलावा?
इसमें आपका और किसके किसके पास होना चाहिए? एक तो आपका ओवरमैन हो गया, माइनिंग सरदार हो गया, शॉर्ट फायरर हो गया, इसके पास होना चाहिए। फिटर जितने भी है, एंड जो इलेक्ट्रीशियन होता है इसके पास होना चाहिए। ठीक है, टिम्बर मिस्त्री इसके पास होना चाहिए। अब फर्स्ट एड किट डज नॉट है, अब सपोर्ट वालों के पास सीधे नहीं बोल सकते ना अपन, क्योंकि किसी एक के पास ही होगा, ठीक है, जो कि बाकी अपने ग्रुप के लोगों को जो है तो प्रोवाइड करा देता है। सबको दे दोगे तो घर लेके ना भाग जाएंगे। डिटॉल तो बहुत चोरी करते हैं, साबुन भी चोरी कर लेते हैं, कैंची तक चुरा लेते हैं यार। चलो, क्वेश्चन नंबर 11, फर्स्ट एड किट डज नॉट हैव दिस। फर्स्ट एड किट में इनमें से कौन सी चीज नहीं होती है? प्रथम उपचार किट में डैश नहीं होता, मेडिसिन, कॉटन, सिजर, हैमर। दवाएं, दवाई, रुई, हथौड़ा, कैंची। आई थिंक कैंची नहीं होता ना। सी, हथौड़ा। अरे हथौड़ा का हड्डी तोड़ने का काम ना देगा जी, हथौड़ा नहीं होता, ठीक है। अगला, खुलिए जनाब। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, माइनिंग सरदार डज नॉट इंस्पेक्ट। माइनिंग सरदार किस चीज को इंस्पेक्ट नहीं करता है? डंप को, कोल यार्ड को, कैंटीन को, या फिर पेस को। माइनिंग सरदार के द्वारा डैश का निरीक्षण जरूरी नहीं है। कैंटीन, हाँ कैंटीन में तो काहे, कैंटीन का इंस्पेक्शन नहीं करेगा? जाके चेक करो, दिन में 50 बार जाके चेक करो कि खाने का टेस्ट सही है कि नहीं। हर घंटे चेक करो खाने का टेस्ट सही है कि नहीं, बिगड़ा तो नहीं है टेस्ट। चलो, तो कैंटीन इज द राइट आंसर, कैंटीन को जाके चेक करने की जरूरत नहीं है माइनिंग सरदार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, माइनिंग सरदार डज नॉट हैव। माइनिंग सरदार के पास डैश नहीं होना चाहिए। हैंड प्लान या फिर ऑफसेट प्लान, फर्स्ट एड किट, हेलमेट, या मैच बॉक्स। ओ, मैच बॉक्स होता है ना सेफ्टी फ्यूज जलाने के लिए? नहीं होता? अरे यार, शिट। चलो, और सिगरेट फूकने के लिए, उसके लिए तो जरूरी है ना। अच्छा, वो भी बाहर में फूके, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, माइनिंग सरदार डज नॉट हैव अथॉरिटी फॉर। माइनिंग सरदार को डैश का अधिकार नहीं है, फेस इंस्पेक्शन का अधिकार नहीं है उसको, मैन पावर एंगेजमेंट का अधिकार नहीं है, रिमूविंग मैन पावर इन केस ऑफ एप्रिहेंडिंग डेंजर, मतलब आने वाले खतरे के समय आदमी को हटाने की उसको जो है तो अधिकार नहीं है, और किसी भी टू रन मशीन, मशीन को चलाने का अधिकार नहीं है। विच इज द राइट आंसर? डी। चलो, डी इज द राइट आंसर। टू रन मशीन, मशीन को चलाने की का अधिकार नहीं है। एज पर रूल, हाउ मच ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी प्रोवाइडेड इन द टू द माइन एम्प्लॉयज पर डे। रूल्स के हिसाब से कितना ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराना चाहिए पर डे? 1.5 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 2 लीटर। डी इज द राइट आंसर, 2 लीटर। द कैप लैंप यूज्ड बाय माइनर इज, अच्छा रुको रुको, हाँ चलो ये बता दो पहले, माइनर के द्वारा जो कैप लैंप यूज होता है वो कैसा होता है? इंट्रिंसिकली सेफ, फ्लेम प्रूफ, none of the A and B, capable of to produce spark।
सी इज द राइट आंसर। कैप लैम्प ना तो इंट्रिंसिकली सेफ है, ना ही फ्लेम प्रूफ होता है। अच्छा ये बताइए कि अगर, एक सेकेंड, एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ सकता हूं कि जल्दी जल्दी करना है? टाइम बहुत है बाबू। बाकी जैसा बोलो, मेरे पास कुछ कुछ चीजें हैं जो थोड़ा बहुत मैं सोचता हूँ कि पूछ लो, मन करता है बीच बीच में ना। तो मेरा मन अभी ये पूछने कर रहा है कि 30 डिग्री से ज्यादा वेट बल्ब टेम्परेचर होने पर मैन पर शिफ्ट कितना ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराएंगे? तीन लीटर, धन्यवाद। ठीक है, चलो। अब सरफेस पर कितने से अधिक पर्सन्स होने पर मैकेनिकल तरीके से वाटर का सप्लाई देना पड़ेगा? सरफेस पे कितने से अधिक व्यक्ति होने पर मैकेनिकल सप्लाई से वाटर देना पड़ेगा? हाँ, मोबाइल आ गया, चल रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम से नहीं सप्लाई किया जा रहा है पानी, तो उस केस में इंस्पेक्टर किस चीज की मांग कर सकता है? तुरुन 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 तुरुन। जल्दी बताओ, किस चीज की मांग कर सकता है? आंसर, वो तो करना ही है, वो तो करना ही है। अच्छा, अगर पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम से पानी नहीं आ रहा है, पब्लिक वाटर सिस्टम सप्लाई सिस्टम से पानी नहीं आ रहा है, पानी कहीं और से ला रहे हैं, तो उस केस में इंस्पेक्टर उस पानी के रिगार्डिंग क्या मांग सकता है? पानी से रिलेटेड क्या चीज मांग सकता है? आपको पता है? प्योरिटी लिखा है, चलो बताते हैं। तो फिटनेस सर्टिफिकेट। भाई पानी अगर पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम से नहीं आ रहा है तो फिटनेस सर्टिफिकेट ना मांगेगा? अच्छा बताओ, ये जो कैप लैंप है, चलो छोड़ो, आगे देखते हैं। तो आगे अगला क्वेश्चन है, वर्कमैन इंस्पेक्टर फिल्स दिस फॉर्म स्टैट्यूटरीली। वर्कमैन इंस्पेक्टर कौन सा फॉर्म भरता है? वर्कमैन इंस्पेक्टर कौन सा फॉर्म भरता है? फॉर्म यू। वेरी गुड, फॉर्म यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, अरे अच्छा एक और, अच्छा यहां से क्वेश्चन पूछते हैं, वर्कमैन इंस्पेक्टर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं ना। तो वर्कमैन इंस्पेक्टर जिसे क्वालिफाई माइनिंग वाला जो होगा, अच्छा कितने वर्कमैन इंस्पेक्टर जो है तो डेजिग्नेट किए जाते हैं? कितने वर्कमैन इंस्पेक्टरों को डेजिग्नेट किया जाता है? कितने वर्कमैन इंस्पेक्टर? तीन। कितने वर्कमैन इंस्पेक्टर सब्स्टिट्यूट में होते हैं? अब दोनों का आंसर मिक्स हो जाएगा, तीन तीन ही तो होते हैं, तीन होते हैं ना। हम्म, कौन कौन से ब्रांच से होते हैं?
माइनिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, वेरी गुड। अगला, 3 वर्कमैन इंस्पेक्टर सब्स्टिट्यूट में होते हैं, तीनों डिसिप्लिन से 3 वर्कमैन इंस्पेक्टर सब्स्टिट्यूट में होते हैं, ठीक है। आपका माइनिंग, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का वर्कमैन इंस्पेक्टर होता है, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। वर्कमैन इंस्पेक्टर की क्वालिफिकेशन क्या होती है? अगर जो माइनिंग वाला वर्कमैन इंस्पेक्टर है उसकी क्या क्वालिफिकेशन होंगी, मतलब उसका मिनिमम उसके पास क्या होना चाहिए? कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए कॉम्पिटेंसी का? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, फोरमैन है ना। वर्कमैन इंस्पेक्टर को कितने सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए? मैं सिर्फ एक्सपीरियंस, टोटल एक्सपीरियंस पूछ रहा हूं, टोटल कितने इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए? 5 इयर्स, ठीक है। अच्छा, वर्कमैन इंस्पेक्टर का 5 इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया, 2 साल उसी में, जिस माइंस में भी वो वर्कमैन इंस्पेक्टर बनने जा रहे हैं, 2 साल उसका एक्सपीरियंस। बहुत तेज टाइप करता है राहुल, तुम सच में इंजीनियर है। अच्छा, वर्कमैन इंस्पेक्टर को मिनिमम 2 घंटे के कितने लेक्चर्स अटेंड करने पड़ेंगे ट्रेनिंग पीरियड में? 2 घंटे के मिनिमम कितने लेक्चर्स अटेंड करने पड़ेंगे ट्रेनिंग पीरियड में? 30, 30, 30, 50, 38, 30 लेक्चर्स, ठीक है। बहुत क्वेश्चन हो गए वर्कमैन इंस्पेक्टर से, फिर से आएगा, फिर से देखेंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट डिफिकल्ट इन स्टार्टिंग एन ओपन कास्ट प्रोजेक्ट? ओपन कास्ट, बड़ी कमजोर इंग्लिश है यार एनसीएल वालों की। खुली खदान शुरू करने के लिए कौन सा कार्य सबसे कठिन है? भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास, जनशक्ति की बहाली, हरित पट्टी का निर्माण, ग्राहक का चुनाव। रिक्रूटमेंट ऑफ मैन पावर, लैंड एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन, ग्रीन बेल्ट क्रिएशन एंड द सिलेक्शन ऑफ कस्टमर। ये नहीं, मतलब ये क्वेश्चन देने का मतलब क्या था कि अपना दर्द बताना चाह रहा है क्या एनसीएल? भूमि अधिग्रहण एंड पुनर्वास। चलो, क्वेश्चन नंबर 19, गोफ इन रिलेशन टू माइनिंग रिलेट्स टू। गोफ का संबंध किस माइनिंग प्रणाली से है? खुली खदान का कार्य, ओपन कास्ट वर्किंग, भूमिगत खदान का डेवलपमेंट, अंडरग्राउंड डेवलपमेंट, भूमिगत खदान का डिपलरिंग डिपलरिंग अंडरग्राउंड डिपलरिंग एंड तेल का कुआं, ऑयल वेल्स। सी, अंडरग्राउंड डिपलरिंग, भूमिगत खदान का डिपलरिंग, ठीक है, इज द राइट आंसर। दिस इज नॉट एन ओपन कास्ट मशीन। इनमें से कौन सी ओपन कास्ट मशीन नहीं है? क्रेन, टायर हैंडलर या खुली खदान का मशीन नहीं है? क्रेन, टायर हैंडलर, एसडीएल, फॉर्क लिफ्टर। एसडीएल इज द राइट आंसर। फुल फॉर्म ऑफ एसओपी इन माइनिंग, खनन के लिए एसओपी का पूरा नाम? शेड्यूल ऑफ प्रोसीजर, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर, सिस्टम ऑफ प्रोसेस। मेरे हिसाब से तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होगा एसओपी का फुल फॉर्म। आप बताइए आपके हिसाब से। कि फॉर्क लिफ्टर कुछ नहीं यार, वो तो उसमें लगा रहता है, रिपर में लगा रहता है। आई थिंक रिपर में लगा रहता है फॉर्क लिफ्टर। तो ट्रैक्टर वक्टर में नहीं देखे हो, ऊपर नीचे करने का काम करता है। सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर इज द राइट आंसर।
वाटर डेंजर प्लान इज प्रिपेयर्ड बाय सिविल इंजीनियर, माइनिंग सुपरवाइजर। पानी के खतरे का प्लान कौन बनाता है? असैनिक अभियंता है, माइनिंग सुपरवाइजर, खान सर्वेयर, असैनिक सर्वेयर, सिविल सर्वेयर। अरे बाप रे, इतना सिविल को असैनिक बोलते हैं? हाँ बताए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वालिफिकेशन हैड टेकन प्लेस इन फॉलोइंग ऑर्डर। क्वालिफिकेशन किस ऑर्डर में होता है? भाई सबसे पहले लिग्नाइट होता है। कोयले का निर्माण निम्न क्रम में हुआ है: लिग्नाइट, पीट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। पीट लिग्नाइट बिटुमिनस एंथ्रासाइट, पीट लिग्नाइट एंथ्रासाइट बिटुमिनस, एंड बिटुमिनस पीट लिग्नाइट एंथ्रासाइट। बी 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 सी 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 सी। अरे सी 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 नहीं है, बी आंसर है। बी इज द राइट आंसर। भाई सबसे गंदा होता है पीट, फिर उससे अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है लिग्नाइट। ठीक है, लिग्नाइट। फिर उससे अच्छी क्वालिटी का बिटुमिनस, फिर उससे अच्छी क्वालिटी का एंथ्रासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म आरएफ इज रिलेटेड विथ। निरूपण कारक आरएफ किससे जुड़ा है? माइन वेंटिलेशन, माइन प्लान, माइन एयर सैंपलिंग, खान वायु प्रतिदर्थ, खान जल निकासी, माइन ड्रेनेज। अपने माइन वेंटिलेशन बोले तो खान संवातन। अच्छा, बी माइन प्लान। माइन प्लान, खान प्लान इज द राइट आंसर। दिस इज नॉट अ माइन एज पर माइंस एक्ट। ओहो, माइंस एक्ट के तहत किसे माइंस नहीं कहा जाता है? यह खान अधिनियम के तहत एक खदान नहीं है। सीएचपी, ओबी बेंच, पावर प्लांट, मेन सम्प। सीएचपी, ओबी बेंच, पावर प्लांट, मेन सम्प। अब देखिए मेन सम्प है क्या सब। चलो आपके आंसर आ जाए। बिल्कुल सही जवाब, पावर प्लांट। क्योंकि पावर प्लांट ना कहीं से भी इसका कनेक्शन नहीं होता माइंस के रिगार्डिंग। हु इज नॉट अ कॉम्पिटेंट पर्सन एज पर नॉर्म। इनमें से कौन सा बंदा जो है तो कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं है? निम्नानुसार नियमानुसार कौन कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं है? एचएमएम ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, सी माइनिंग सरदार, डी डाटा एंट्री क्लर्क। सही तो आ गए। अरे नया रेगुलेशन नवंबर 2017 से आया है यार। चलो आगे देखते हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइन। नियम निम्न में से कौन खदान नहीं है? ड्रैगलाइन फेस, कोल रिसीविंग हॉपर, कोल यार्ड और ऑफ डंपर, कस्टमर्स कोल यार्ड। बिल्कुल सही जवाब, कस्टमर्स कोल यार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। पीएमई इज डन एट इंटरवल फॉर वर्कमैन मोर देन 45 years of age। पैंतालीस वर्ष से ज्यादा उम्र के कामगारों का पीएमई किस अंतराल पर होता है? 4 साल, 5 साल, 3 साल, 2 साल। 4 years, 5 years, 3 years, 2 years। बी 3 years, 5 years। सब 5 years को टिक कर रहे हो? गलत जवाब। 3 साल में होता है, ध्यान रखना।
45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का पीएमई 3 साल। 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का पीएमई, अच्छा कोई एक बंदा 60 साल का है, अब उसका पीएमई हर कितने साल में एक बार होगा? शाबाश। हाँ आप सही बोले हैं, सही पकड़े हैं। पीएमई, पीएमई का फुल फॉर्म पूछ रहे हो क्या? पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन, आईएमई, इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन। अच्छा एक और क्वेश्चन पूछूं? पीएमई से रिलेटेड, चलो ये बताइए, कहाँ गया वो क्वेश्चन, एक सेकंड मिल जाए तो फिर पूछता हूँ मैं, कहाँ तो लिखा था, नहीं पता है, नहीं मिल रहा, मिलेगा तो आगे देखते हैं ना। रिफ्रेशर ट्रेनिंग ऑफ वर्कमैन इज डन एट द इंटरवल ऑफ, रिफ्रेशर ट्रेनिंग कामगारों को कितने अंतराल पर होती है? 3 साल, 5 साल, 4 साल, 6 साल? 3 साल, 5 साल, 4 साल, 6 साल? रिफ्रेशर ट्रेनिंग 3 साल में होती है। फॉर्म यू को बेटा एक बार माइंड रूल्स खोलो, उसमें देख लो। चलो मैं ही बता देता हूँ फॉर्म यू कब भरा जाता है। तो जो बताता हूँ मैं, वर्कमैन इंस्पेक्टर का अगला टॉपिक आने दो, बता देता हूँ फॉर्म फॉर्म यू। क्या 3 साल में है कि 5 साल में है? जल्दी बताइए, कंफर्म है नहीं है? 5 साल, ऑप्शन नंबर बी। कामगारों का बोला है ना, वर्कमैन इंस्पेक्टर का सोच के बैठे हैं। जब कभी भी क्वेश्चन पेपर पढ़िए हमेशा हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में पढ़िए। क्या है ना कि कुछ चीजें जब हमें इंग्लिश में नहीं समझ में आती तो इंग्लिश में हिंदी में आ जाती है, ठीक है, और कुछ हिंदी में नहीं आता तो इंग्लिश में आ जाता है, तो दोनों कंपेयर करके पढ़ा करिए। व्हेन आईएमई इज डन, आईएमई कब होता है? 18 साल की उम्र में, आफ्टर ज्वाइनिंग, बिफोर ज्वाइनिंग, व्हेन एनी इंजरी और सिकनेस? देखते हैं, वर्कमैन इंस्पेक्टर का मैं बता देता हूँ, अभी पूरा बता देता हूँ आपको एक बार, लेक्चर के साथ इसी के साथ ही पढ़ा दूंगा। हाँ, तो बिफोर ज्वाइनिंग, ठीक है, ज्वाइनिंग के पहले आईएमई होता है, इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन। तो कहीं पर भी आपको चलिए बताते भी चलता हूँ डिटेल, मुझे लग रहा था कि जल्दी जल्दी करने को बोले एक आध दो लोग, तो मैं सोचा जल्दी जल्दी निपटा दूं। चलो बताते हुए चलता हूँ। तो देखो आईएमई जो है, इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन जो है, तो क्या होता है कि ये जब भी कोई बंदा माइंस में काम करने आता है, जब भी कोई बंदा पहली बार माइंस में काम करने आता है, तो उसको माइंस में एंट्री तभी मिलती है जब वो अपना आईएमई करवा लेगा। पहले आप भी गए होंगे ट्रेनिंग करने या जॉब करने, जो भी गए होंगे, तो हमेशा पहले क्या होता है, आईएमई का एग्जामिनेशन होता है, इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद ना आप ड्यूटी ज्वाइन करते हो, तो ये होता है आईएमई। उसके बाद आता है पीएमई जो है, तो पीएमई का ध्यान में रखिएगा
कि पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन जो है ये हर 5 साल में एक बार होता है, ठीक है, हर 5 साल में एक बार होता है। दूसरा, पीएमई जो है रिटायरमेंट जब भी होने वाला होगा, अब मान लीजिए कोई बंदा रिटायर होने वाला है, तो रिटायरमेंट के जिस दिन भी, मान लीजिए आज अगर रिटायरमेंट होना है उसका, तो पिछले 1 साल के भीतर उसका कभी पीएमई हुआ रहना चाहिए। अगर 1 साल से ज्यादा समय बीत चुका है उसके रिटायरमेंट से, 1 साल से ज्यादा समय पहले उसका जो है तो पीएमई हुआ है, तो उसका पीएमई दोबारा से कराया जाएगा। भले मतलब 2 साल पहले, मतलब आज रिटायरमेंट होना है, 2 साल पहले ही उसका पीएमई हुआ है, लेकिन रिटायरमेंट आज होना है तो उसको दोबारा से पीएमई कराना पड़ेगा, उसके बाद उसको रिटायरमेंट दिया जाएगा। ठीक है, तो रिटायरमेंट के पहले एक तो पीएमई होता है, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद 60 साल से ज्यादा उम्र के जितने भी लोग होते हैं उनका पीएमई हर 1 साल में एक बार होता है, मतलब हर साल उनका पीएमई होता है। ठीक है, तो 60 ईयर से ज्यादा के बंदों का जो पीएमई है तो वो कब होता है आपका, हर साल होता है। एचईएमएम का जो ऑपरेटर है, कौन, एचईएमएम का ऑपरेटर, एचईएमएम का ऑपरेटर, उसका पीएमई कितने साल में होगा, उसका भी पीएमई होता है, लेकिन बेसिकली उसमें ना उसका सबसे ज्यादा आई चेकअप होता है, आई साइट चेक होती है। क्या चेक होती है उसकी, आई साइट, और ये हर साल होता है, आई साइट का चेकअप होता है उसका, हर साल होता है। ठीक है, अब अगर मैं मेडिकल एग्जामिनेशन के अथॉरिटीज के लिए अगर आपसे क्वेश्चन आए, किसके, मेडिकल एग्जामिनेशन की अथॉरिटीज के लिए अगर आपका क्वेश्चन आए, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी आईएमई और पीएमई करने के लिए अथॉरिटीज होती हैं जो कि एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन करती हैं। तो देखिए, माइंस के लिए एक होता है मेडिकल ऑफिसर, एमओ, ठीक है, फुल फॉर्म आप लिखते जाइए अपने कॉपी में अगर जिसको लिखना हो। एक होता है मेडिकल ऑफिसर, नंबर 1। नंबर 2, एक बंदा होता है कौन कौन कौन, मेडिकल ऑफिसर जो कि ऑनर के द्वारा, ठीक है, एक तो ये हो गया फॉर द माइंड, फॉर द माइंड। एक बंदा हो गया इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ ओनर के द्वारा, अरे क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ ओनर ऑफ माइंड। एक और मेडिकल ऑफिसर होता है कोल माइंस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, कोल माइंस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और एक होता है चौथे नंबर पे एक और मेडिकल ऑफिसर होता है जो कि क्या होगा, स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का बंदा होगा, स्टेट या फिर सेंट्रल से होगा। ठीक है, और जिसकी रैंक नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सिविल सर्जन, रैंक नॉट बिलो रैंक ऑफ असिस्टेंट सिविल सर्जन। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब आता है आपका क्या, पीएमई में
फॉर्म एम, पीएमई में फॉर्म एम कितने दिन पहले दिया जाता है? फॉर्म एम कितने दिन पहले दिया जाता है? फॉर्म एम, एम फॉर्म, एम फॉर्म, एम 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 फॉर्म कितने दिन पहले दिया जाता है पीएमई के लिए, अगर किसी बंदे को भेजना है तो? पूछ रहे हो, बता रहे हो? 20 दिन पहले, है ना? अच्छा, एक और होता है एन फॉर्म, फॉर्म एन। अगर कोई बंदा फेल हो जाता है मेडिकल एग्जामिनेशन में जाने के लिए, जब आपने फॉर्म एम फॉर्म दिया था, तो अब एन फॉर्म जो है तो ये कितने दिन पहले देंगे? अरे बाप रे, गजब की हिंदी लिखा भाई अनिल। 10 दिन पहले, ठीक है। अच्छा, पीएमई कैसे करना है इसके स्टैंडर्ड्स किस फॉर्म में दिए हैं, और आईएमई कैसे करना है इसके स्टैंडर्ड्स किस फॉर्म में दिए हैं? पीएमई का पहले बताओ, पीएमई का कौन सा है? फॉर्म पी, और आईएमई फॉर्म P1, वेरी गुड। आईएमई का फॉर्म P1। एचईएमएम ऑपरेटर का हर साल होगा, हर साल उसका आई चेकअप होता है, ठीक है। फुल बॉडी चेकअप उसका जो है तो आपका 5 साल में जो भी आपका ऊपर हमने प्रोविजंस पढ़े उसके अनुसार होगा, लेकिन आई चेकअप उसका हर साल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलो छोड़ो, बहुत सारा क्वेश्चन हो जाता है फिर तो पूछने लगो तो। माइंड रूल्स तो पढ़ ही रहे हो ना? अच्छा, ये बताओ आईएमई पीएमई का एनुअल रिटर्न किस फॉर्म में जाता है? आईएमई पीएमई का एनुअल रिटर्न किस फॉर्म में जाता है? बिल्कुल, फॉर्म टी में। अब इसमें से कौन सा ओपन कास्ट माइनिंग का टर्मिनोलॉजी नहीं है? अरे तो कहाँ आ गए यार, पीछे चलो पीछे चलो। हाँ, स्ट्रेचर इज नॉट यूज्ड फॉर, स्ट्रेचर इज यूज्ड फॉर, स्ट्रेचर किस लिए प्रयुक्त होता है, किस लिए इस्तेमाल होता है स्ट्रेचर? सामान ढोने के लिए, बीमार ढोने हेतु, कोयला ढोने हेतु, ऊपर का सभी। एक कोंटा में पड़ा तो रहता है। बी, इंसान ढोने के लिए, पेशेंट को ढोने के लिए, ठीक है। इन माइन एम्बुलेंस शैल बी स्टेशन एट, माइंस में एम्बुलेंस कहाँ खड़ी होनी चाहिए? खदान में एम्बुलेंस कहाँ खड़ी होनी चाहिए? अरे वाह। सुरक्षा पोस्ट पर, सिक्योरिटी पोस्ट, अग्निशमन केंद्र पर, फायर स्टेशन, प्राथमिक उपचार कक्ष के पास, फर्स्ट एड रूम, सब स्टेशन पर। सी, एस्बेस्टस माइनिंग का पीएमई मुझे नहीं पता आरपी सिंह जी, एस्बेस्टस का नहीं पता मुझे। बाकी जहां तक है सबका सेम ही होता है भाई, माइन रूल्स तो सबके लिए सेम ही है, आईएमई पीएमई के लिए सबका सेम ही है माइन रूल्स तो। अब एस्बेस्टस का कुछ अलग से होता होगा तो नहीं पता मुझे। हाँ, तो फर्स्ट एड रूम, फायर टेंडर इज यूज्ड फॉर, फायर टेंडर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? फायर टेंडर का उपयोग किस लिए होता है? आग को ढोने के लिए, कैरिंग फायर, बारूद ढोने के लिए, कैरिंग एक्सप्लोसिव, फायर फाइटिंग के लिए, अग्निशमन कार्य में, और पानी पीने का पानी लाने हेतु, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए।
सी फायर फाइटिंग। अच्छा, फायर टेंडर क्या होता है? फायर टेंडर, चलिए लिख लीजिए थोड़ा बहुत। आ गया भाई। इरेजर। ना मिटेगा। रुक जाइए, मिटा लूं, फिर फायर टेंडर बताता हूँ। आंसर सही है आपका, फायर फाइटिंग के लिए ही यूज होता है फायर टेंडर। फायर टेंडर मतलब ये क्या है? अपरेटस, अपरेटस का एक ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट जिसका जिसका उपयोग फायर प्रोटेक्शन सर्विसेज के द्वारा मैन extinguishing agents, extinguishing agents and equipments को फायर प्लेस तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए होता है। ठीक है, लिख लो जिसको लिखना हो। ऑपरेटर्स का एक ऐसा यूनिट जिसका उपयोग फायर प्रोटेक्शन सर्विसेज के द्वारा मैन एक्सटिंग्विशिंग एजेंट्स एंड इक्विपमेंट्स को फायर प्लेस तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए होता है, इसको फायर टेंडर कहते हैं। चलिए, इट इज नॉट अ सेफ्टी गैजेट। इनमें से कौन सा सेफ्टी गैजेट नहीं है? हेलमेट, माइनिंग शू, ब्लेजर, मास्क। यह एक सुरक्षा उपकरण नहीं है। हेलमेट, माइनिंग जूता, कोट, मास्क। ब्लेजर सही जवाब। इट इज नॉट अ ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ डंपर। इनमें से कौन सा डंपर का ब्रेकिंग सिस्टम नहीं है? रिटार्डर, पार्किंग ब्रेक, सर्विस ब्रेक, स्टॉपर। डी, स्टॉपर। ठीक है।
अब इनमें से कौन सा ओपन कास्ट माइनिंग का टर्मिनोलॉजी नहीं है? बेंच, हॉल रोड, बर्म, टेक ऑफ। बेंच, हॉल रोड, यह एक खुली खदान में प्रयुक्त शब्द नहीं है। बेंच, हॉल रोड, बर्म, टेक ऑफ। ए और डी को रिटार्डर और स्टॉपर बताते हैं। डी, टेक ऑफ। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट फाउंड इन अंडरग्राउंड माइन? इनमें से, अरे ये क्वेश्चन अपन कल अटेंड किए थे ना, कल या परसों के लेक्चर में। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन, नन ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दिस इज नॉट यूज फॉर कोल ट्रांसपोर्टेशन। इनमें से किसका इस्तेमाल कोल ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं किया जाता है? शिप का इस्तेमाल करते हैं हम। एयरबस जो कि एक ऐसी मतलब हवाई जहाज है जो कि जिसका मेन इस्तेमाल क्या किया जाता है, जितना भी आपका कमर्शियल चीजें होती है उनका ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ट्रेन का इस्तेमाल भी करते हैं हम। बोट का इस्तेमाल नाव नहीं चलाएंगे। ठीक है। An employee shall not, तो is boat is the right answer. An employee shall not possess this. अब किसी भी एम्प्लॉय के पास इनमें से क्या नहीं होना चाहिए? आइडेंटिटी कार्ड, मैच बॉक्स, सेफ्टी गैजेट, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होना चाहिए। बी, ठीक है, मैच बॉक्स। इफ समवन इज इंजर्ड, व्हाट टू डू फर्स्ट? अगर किसी को इंजरी हो जाती है तो सबसे पहले क्या करेंगे? टू गिव लेसन, टू गिव फर्स्ट एड, टू ट्रेन, टू सेंड होम। अरे नहीं कभी, फर्स्ट एड देंगे। ठीक है। कोल इंडिया के पास कितनी सब्सिडरी हैं? 10, 8, 7, 9। ठीक है, 7 नहीं है। बर्डन क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन दो होल्स के बीच की दूरी, दो रोज के बीच की दूरी, फर्स्ट रो ऑफ द ब्लास्ट होल एंड द बेंच एज, इसके बीच की दूरी, पहली पंक्ति एवं बेंच की एज, बेंच किनारा, या फिर फर्स्ट रो और लास्ट रो के बीच की दूरी। सी, सी इज द राइट आंसर। ब्लास्टिंग का परफॉर्मेंस कैसे, ब्लास्टिंग की कार्य कुशलता के लिए क्या निकालते हैं? परफॉर्मेंस ऑफ ब्लास्टिंग इज कैलकुलेटेड एज पाउडर फैक्टर, पावर फैक्टर, स्पेस फैक्टर। पाउडर फैक्टर। अरे बी देखो, पावर फैक्टर है बी, पाउडर फैक्टर होता है। सी इज द राइट आंसर। प्रॉक्सिमिटी वार्निंग इज फिटेड फॉर, प्रॉक्सिमिटी वार्निंग क्या किस लिए लगा होता है? क्षमता बढ़ाने के लिए। ठीक है, इंप्रूविंग एफिशिएंसी, कार्य क्षमता बढ़ाने हेतु। लोड फैक्टर इंप्रूव करने के लिए, इंप्रूविंग लोड फैक्टर, लोड फैक्टर बढ़ाने के लिए, या फिर सेफ्टी को इंप्रूव करने के लिए, सुरक्षा बढ़ाने हेतु, इंप्रूविंग कम्युनिकेशन, संचार सुधारने हेतु। सी, सेफ्टी। एयरबस होगा। एयरबस कल मैं ढूंढ रहा था बट मुझे मिला नहीं, तो मैं एक बार कंफर्म करके फिर बताता हूँ अभी आपको, है ना। अडल्ट मीन्स अ पर्सन हु हैज कंप्लीटेड हिज डैश ईयर्स। अडल्ट मीन्स एक ऐसा पर्सन जो कि कितने साल कंप्लीट कर लिया है? 18 साल जिसने कंप्लीट कर लिया है। बता दिया। A vehicle transporting explosives shall not exceed the speed of,
बारूद वाहन करने वाली गाड़ी की गति डैश किलोमीटर पर घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 25, 20, 15, 30। 25। अच्छा वही होगा। ठीक है, तो एयरबस आंसर होगा आपका। जो कोल ट्रांसपोर्टेशन वाला है उसमें एयरबस में आंसर रहेगा। ठीक है, एयरबस आंसर रहेगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। 25 किलोमीटर। ठीक है। विच ऑफ द फायर एक्सटिंग्विशर कैन बी यूज फॉर इलेक्ट्रिकल फायर? इनमें से कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल फायर्स के लिए किया जाएगा? ऑटोमेटिक का, वाटर टाइप का, फोम टाइप का, CO2 टाइप का? डी इज द राइट आंसर। ठीक है। हॉल रोड का ग्रेडियंट कितना होना चाहिए? हॉल रोड का ग्रेडियंट कितना होना चाहिए? 1 in 10, 1 in 12, 1 in 16, 1 in 20? नॉट मोर देन, नॉट मोर देन 1 in 16। ठीक है। What is the steepest gradient allowed for any road in a mine? किस माइंस में किसी भी रोड का सबसे ज्यादा ढलान वाला ग्रेडियंट कितना है? 1 in 7, 1 in 8, 1 in 10? हम्म। अच्छा, 1 in 10। तो 1 in 10 किस चीज का ग्रेडियंट है? किस रोड का ग्रेडियंट है 1 in 10? 45 का इम्प्रूविंग सेफ्टी। इम्प्रूविंग सेफ्टी। 45 का सी है आंसर। किस रोड का ग्रेडियंट है 1 in 10? रैंप, वेरी गुड। 47 का 25 km/h। ए। वर्कमैन इंस्पेक्टर इज डेजिग्नेटेड बाय, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन था कि वर्कमैन इंस्पेक्टर किसके द्वारा डेजिग्नेट किया जाता है? रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन से कंसल्ट करके। DGMS से, माइन मैनेजर से, फोरमैन से, या फिर ओनर और एजेंट से? हाँ हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। सी। सी होगा कि बी होगा? हाँ देखो, ये सही जवाब दिया, ओनर एजेंट और मैनेजर। देखो होता तो तीनों है, ओनर एजेंट और मैनेजर डेजिग्नेट तीनों करते हैं। अब चूंकि यहाँ पे अलग अलग आंसर दिया है, तो अच्छा, जिसके पास इसके आंसर शीट है वो बताएं क्या दिया है आंसर में। मेरे हिसाब से मैनेजर होना चाहिए। बी। सी दिया है, ओनर एजेंट। मैं अपने में चेक करता हूँ, एक सेकेंड।
अब मैं कल रात में जब इसको टिक किया हूं, मैं देखिए मैं भी आप ही की जैसे पेपर सॉल्व करता हूँ, खुद से टिक करता हूँ, जो मुझे सही लगता है वो मैं टिक करता हूँ। 51 कौन सा क्वेश्चन है? 51 का सी, 51 का सी टिक किया हूं। अब टिक करने का इसको कारण क्या है? इसको टिक करने का कारण क्या है? बी दिया है। बिल्कुल बताऊंगा भानु, बता दूंगा, लेक्चर के एंड में मैं बता दूंगा, ठीक है। मेरे हिसाब से तो बी सी होना चाहिए, बाकी अब पता नहीं। अब बी अगर दिया है तो ठीक है, बाकी आप अपना ध्यान रखिए, ओनर एजेंट और मैनेजर, ठीक है। डीजीएमएस कम्स अंडर, चलिए आगे देखते हैं। डीजीएमएस कम्स अंडर कोल मिनिस्ट्री, एनर्जी मिनिस्ट्री, लॉ मिनिस्ट्री, लेबर मिनिस्ट्री। डीजीएमएस किसके अंतर्गत आती है? 50 का बी दिया है। 1 in 8 होगा ही नहीं, 1 in 10 है। हाँ, तो इसका क्या है? लेबर मिनिस्ट्री, ठीक है। डस्ट जनरेशन में भी रिड्यूस्ड बाय ड्रिलिंग विथ, डस्ट का जनरेशन कैसे कम कर सकते हैं? ब्लंट बिट से, हाई स्पीड बिट से, हाई स्पीड से, लो स्पीड से, या शार्प बिट से? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सॉइल इज फाउंड, सॉइल कहाँ पाई जाती है? मिट्टी कहाँ पाई जाती है? सीम के नीचे, सीम के ऊपर, टॉप कवर में, एट बॉटम, नीचे एकदम। तो सॉइल कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर सी, शार्प बिट में। अरे क्या यार, टॉप ऑफ द कवर में। एवीए, ऑडियो विजुअल अलार्म, एवीए, ऑडियो विजुअल अलार्म, ऑडियो विजुअल अलार्म बेल्ट कन्वेयर में यूज होता है कि व्हीकल्स जो माइंस में चल रही हैं उनमें यूज होता है, क्रशर में यूज होता है, कि रेस्ट शेल्टर में यूज होता है? कहाँ यूज होता है? बी, व्हीकल यूज्ड इन माइंस, व्हीकल में यूज होता है। बिल्कुल, ठीक है। अगला, प्रॉक्सिमिटी वार्निंग इसी के थ्रू हो जाता है, इसी की मदद से होता है। कॉजेस ऑफ राजमहल माइन डिजास्टर, जो कि 2016 में हुआ था, राजमहल माइन डिजास्टर, वो किस चीज के कारण हुआ था? ब्लास्टिंग के कारण हुआ था, फायर का था, कि भूकंप आया था, कि स्ट्राटा का फेलियर हो गया था? बेल्ट में भी लगा होता है ऑडियो विजुअल अलार्म, बेल्ट में भी ऑडियो विजुअल अलार्म लगा होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर, अच्छा, स्ट्राटा, स्ट्राटा फेलियर, इसमें स्ट्राटा फेलियर होगा, बट कहीं ना कहीं मुझे इसमें भी डाउट है, ठीक है, कि ऑप्शन ही गलत दिया है। ऑप्शन ऐसे गलत दिया है, आंसर यही है बट ऑप्शन ऐसे गलत दिया है कि आपका डंप का फेलियर हुआ था वहां पे, है ना? डंप का फेलियर हुआ था ना।
डंप फेलियर हुआ था, डंप का जो बेंच है वो फेल हो गया था। मैं कल इसके बारे में पढ़ा हूँ, फिर तो इसमें डंप का जो बेंच है वो फेल हो गया था। चलिए आगे देखते हैं। वो गार्लैंड ड्रेन इज, जो गार्लैंड ड्रेन हो नाला होता है वो क्या है? एक टाइप प्रकार का वाटर ड्रेनेज सिस्टम है, या फिर स्पॉइल डंप का जो है तो ड्रेनेज सिस्टम है, या पोर्ट होल है, या फिर कोई डैम है, बड़ा सा बांध बना हुआ है। ए, ना ना, ओपन कास्ट में भी होता है जी। ए इज द राइट आंसर वाटर ड्रेनेज के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डस्ट, इनमें से कौन सा हमें डस्ट से प्रोटेक्ट करता है? ईयर मफ, गॉगल, मास्क, ऑल ऑफ द अबव। डस्ट से कौन प्रोटेक्ट करेगा? डी, सारे प्रोटेक्ट करते हैं डस्ट से। हाँ भाई, कान में न चला जाए, है ना, आंख में न चला जाए डस्ट, और नाक से तो नहीं जाना चाहिए। मास्क इज द राइट आंसर। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर माइनिंग सरदार एग्जामिनेशन इज, माइनिंग सरदार एग्जामिनेशन के लिए सबसे कम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? सेवेंथ, या फिर मैट्रिक पास, या फिर ग्रेजुएट, या फिर इंटरमीडिएट? 7वीं, 10वीं, ग्रेजुएट, इंटरमीडिएट? 12वीं, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। मिनिमम हाइट ऑफ कैंडिडेट फॉर माइनिंग सरदार एग्जामिनेशन, माइनिंग सरदार के एग्जामिनेशन बैठने के लिए मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए कैंडिडेट की? अभ्यर्थी की लंबाई कितनी होनी चाहिए? इसका मुझे मिला नहीं कहीं पे, मैंने आपका वो जो क्या बोलते हैं, क्या खोल के देख रहा था, बायलॉज। आया हो नोटिफिकेशन तो दे दीजिएगा मुझे, मैं एक बार कंफर्म करके बता दूंगा। बाकी अभी के लिए आंसर नंबर डी रखिए, क्योंकि कोई स्पेसिफाइड मुझे मिला नहीं इसका। माइनिंग स्टिक का इस्तेमाल किस लिए होता है? आदमियों को तोड़ने के लिए, रूफ की टेस्टिंग के लिए, और साइड की टेस्टिंग के लिए, सपोर्ट, रूफ को सपोर्ट करने के लिए, फिर और हर एक काम के लिए आदमियों को तोड़ा भी जाता है। तो रूफ की टेस्टिंग के लिए, रूफ और साइड्स की। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? 50, 90, 70, 110, 100, 140, या फिर सभी? अच्छा, वर्कमैन इंस्पेक्टर जो है तो फॉर्म यू बता देता हूँ एक बार। फॉर्म यू क्या होता है, कब भरता है? जब वर्कमैन इंस्पेक्टर जो है इंस्पेक्शन के लिए जाता है, ठीक है, तब फॉर्म यू भरता है। वो इंस्पेक्शन करके जब भी आता है, इंस्पेक्शन करके जब भी वो आता है अपना, ठीक है, तो जो भी रिजल्ट्स होते हैं, जो भी रिजल्ट्स होते हैं, वो फॉर्म यू करके उसके पास एक बाउंड पेज बुक होती है, ठीक है, बाउंड पेज बुक होती है उसके पास एक, तो वो फॉर्म यू करके होती है, उसमें जो है तो ये अपनी इंस्पेक्शन की पूरी जो है तो डिटेल्स एंट्री करता है। अच्छा, वर्कमैन इंस्पेक्टर हफ्ते में
कितने दिन जो है तो एज अ वर्कमैन इंस्पेक्टर काम करता है, हर हफ्ते में कितने दिन एज अ वर्कमैन इंस्पेक्टर काम करता है? बाकी दिन नॉर्मल जो उसकी ड्यूटी होती है वो करता है। 2 दिन। हाँ, इंस्पेक्शन करने के बाद एंट्री करता है फॉर्म यू में। हफ्ते में 2 दिन इंस्पेक्शन करेगा और जो है तो उसके बाद उसकी एंट्री जो है तो फॉर्म यू में करता है, ठीक है। हीट स्ट्रोक किस चीज के कारण होता है? स्विमिंग इन रिवर, ड्यू टू एक्सट्रीमली हॉट वेदर, ड्यू टू एक्सट्रीम कोल्ड, क्लोड, ऑल ऑफ द अबव। अहिमक ठंडी के कारण। अहिमक ठंडी के कारण के अहिमक गर्मी के कारण? बी, अहिमक गर्मी, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। अच्छा, ये इसका, हाँ, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है तो 70 से 110 होना चाहिए। 70 110 मतलब दो ठो होते हैं ना, एक अपर ब्लड प्रेशर, एक लोअर ब्लड प्रेशर। तो हाइट ऑफ बर्म इज, बर्म की हाइट कितनी होती है? 1 मीटर, 5 मीटर। डाया ऑफ द व्हील, हाइट ऑफ व्हीकल, व्हीकल की हाइट के बराबर होती है आई थिंक। अहिमक ठंडी भी है। रीवा से है क्या जी? हाँ, सिरमौर चौराहे में लिखा है, हमारे यहाँ सिरमौर चौराहे रीवा में, वहाँ बकायदा लिखा है भट्टी के सामने, अहिमक ठंडी बियर यहाँ मिलती है। चलो, विमेन इज अलाउड टू वर्क इन अ माइन। माइंस में काम करने के लिए विमेन्स को कब से कब तक अलाउड है? बिटवीन 7 PM to 6 AM, बिटवीन 6 AM to 7 PM, बिटवीन ब्रेक टाइम, बिटवीन 10 AM to 5 PM। ऑप्शन नंबर बी, 6 AM to 7 PM। रिटायरमेंट एज ऑफ वर्कमैन इज, कामगारों की उम्र सेवानिवृत्ति के लिए क्या है? क्या है? 58 साल, 62 साल, या फिर 60 साल, या फिर 65 साल? सी, 60 years। इन अ माइन हाउ मेनी स्टैट्यूटरी मैनेजर्स आर पोस्टेड? माइंस में कितने स्टैट्यूटरी मैनेजर्स होते हैं, नियुक्त रखते हैं, नियुक्त करते हैं, रहते हैं? 2, 3, 1, या फिर एक भी नहीं? एक ही मैनेजर रखोगे, है ना, ज्यादा नहीं रखना। हु इज नॉट द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन अ माइन? माइंस में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन नहीं है? मैनेजर, एजेंट, ओनर, सर्कल ऑफिसर। सक्षम अधिकारी रही है। कौन नहीं है सक्षम अधिकारी? डी, सर्कल ऑफिसर। सर्वेयर इज डिप्लॉयड इन अ माइन फॉर, सर्वेयर माइंस में क्यों जाता है? सर्वेक्षक को खदान में क्यों लगाया जाता है? प्लान्स प्रिपेयर करने के लिए, प्लान्स को अपडेट करने के लिए, डेली रूटीन सर्वे करने के लिए, या फिर इनमें से सभी? मेरे हिसाब से तो इनमें से सभी होना चाहिए, ठीक है। आप अपने हिसाब से बताइए। डी, चलो फिर डी ही इज द राइट आंसर। अगला, द मेन यूज ऑफ कोल इन इंडिया इज, इंडिया में कोयले का मेन यूज क्या है? कुकिंग के लिए, ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए, पावर जनरेशन के लिए, या फिर खेती किसानी करने के लिए? ये कल पढ़े थे ना। बिल्कुल, पावर जनरेशन के लिए।
ठीक है, तो ठीक है, ये आपका सेक्शन ए था पूरा का पूरा। ठीक है, और बाकी कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो बताइएगा। सेक्शन नंबर बी भी बताना है क्या? इंट्रिंसिकली नहीं है कैप लैंप। अरे यार वो भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, 30 क्वेश्चन। अरे बनाना पड़ेगा ना। हाँ वही तो, पुराना हो गया ना सेक्शन नंबर बी तो। चलिए अब सॉल्व करा। एक बार मैं प्रिपेयर कर लूंगा अगर इसको, तो फिर मैं हु वाज द फर्स्ट एक्टर टू गेट ऑस्कर अवार्ड। चलिए एक बार अपन इसको क्वेश्चंस को लगा लेंगे, है ना, मैं ही बता दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। लेकिन इसका अलग से एक लेक्चर बता देंगे तो अपन का सेपरेट रहेगा तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो अभी कुछ देर से मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, या फिर शाम को ही ले लूंगा। शाम को तो आज नहीं ले पाऊंगा, आज मैं थोड़ा व्यस्त चलूंगा शाम को। ठीक है, एनसीएल का एनुअल रिटर्न रिटर्न बोला हो ना। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर कल देखते हैं। हैं, क्वेश्चन नंबर 45 किसका छूटा है यार, बार बार बेचारा मैसेज कर रहा है। 45। चलिए मैं अपनी आंसर शीट अपलोड कर दूंगा अभी। अभी अपनी आंसर शीट में अपलोड कर देता हूँ। सभी का आंसर शीट में अभी अपलोड कर दे दूंगा। ठीक है, बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच।